विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ये कविता, ये रचना किसके लिए लिखी थी? जो भी उन्होंने लिखा है इस देश के उन वीर सपूतों के लिए लिखा है जिन्होंने बलिदान कर दिया अपने आप को इस देश के लिए और यहाँ की मानवता के लिए, यहाँ के समाज के लिए। ऐसे ही इतिहास की आज हम बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस प्रकार से पृथ्वीराज के पुत्र रणथंभौर चले गए और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। 15 मार्च 1206 में आधुनिक पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में नदी के किनारे एक बुक लिखी गई मोइनुद्दीन चिश्ती के, बुक ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई के हाथों मोहम्मद गौरी मारा गया, ऐसा जान पड़ता है। जबकि मेहरू जफर की एक बुक के अनुसार गौरी की हत्या 1206 में पंजाब के खोखर गोत्र के जाटों द्वारा इंडस रिवर के किनारे पंजाब से अजमेर लौटते वक्त हुई। अलग अलग इतिहासकारों का मत अलग अलग हो सकता है और इसी कड़ी में कई और इतिहासकारों का मत कुछ अलग है कि एक मुस्लिम आक्रांता के द्वारा, यानी कि एक कट्टरपंथी आक्रांता के द्वारा गौरी की हत्या की गई। लेकिन कुछ भी हो, सभी में एक बात कॉमन है कि आखिर वह आक्रांता मारा ही गया। गौरी का कोई बेटा नहीं था। उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र पर उसके एक प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसका विस्तार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अफगानिस्तान व अन्य इलाकों पर वो अपना कब्जा नहीं बचा सका, क्योंकि ईरान के ख्वारिज्म साम्राज्य ने उन पर पुनः कब्जा कर लिया था। गजनी और घोर अब उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। दिल्ली अब तक क्षेत्रीय इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनकर के उभर के आया। दोस्तों, अब बात करते हैं अजमेर की। तराइन के द्वितीय युद्ध में जीतने के बाद गौरी अजमेर पहुंचा। अजमेर के भव्य मंदिरों व संस्कृत विद्यालयों को देखकर गौरी इतना आतंकित हो गया कि उसने अपने ही सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सभी मंदिरों व संस्कृत विद्यालयों को तत्काल नष्ट करने का फरमान सुना दिया और केवल 60 घंटे में, यानी कि 2.5 दिनों में एक मस्जिद निर्माण करने का आदेश दिया। और हुआ भी यही, ताकि वह गजनी लौटने से पूर्व वह नमाज अदा कर सके। इसीलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा, जो अजमेर शरीफ में बनी हुई है। कालांतर में इस खंडरनुमा इमारत में 7 मेहराब एवं हिंदू मुस्लिम कारीगरी के 70 खंबे बने एवं छत पर भी कारीगरी बाद में ही की गई। 2.5 दिन के झोंपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिला लेख आज भी है, जिस पर संस्कृत में उस संस्कृत विद्यालय का जिक्र किया गया है। 90 के दशक में कई प्राचीन मूर्तियां यहां ऐसे ही बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें बाद में संरक्षित किया गया। आज भी 2.5 दिन के झोंपड़े के आधे से अधिक हिस्से में मंदिर के होने के कारण यह अंदर से मस्जिद ना लगकर मंदिर की तरह ही दिखाई देता है। हालांकि जो नई दीवारें बनवाई गई उन पर कुरान की आयतें जरूर लिख दी गई। 60 दिन अर्थात 2.5 दिन में मंदिरों का विध्वंस करके बनाई गई यह मस्जिद 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से प्रसिद्ध हो गई और कालांतर में यहाँ 2.5 दिन के लिए उर्स यानी एक मेला भी प्रारंभ हो गया, जो आज तक अजमेर शरीफ में लगता आ रहा है। एक लेख के अनुसार यह भी बताया जाता है कि गौरी ने दिल्ली पर जीत दर्ज तो की, लेकिन वह कभी दिल्ली नहीं पहुंचा। वह अजमेर से वापस गजनी चला गया और यहां छोड़ गया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिन्होंने मिलकर अजमेर और दिल्ली दोनों जगह मौत का तांडव खेला। एक और लेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संयोगिता सहित पृथ्वीराज की 13 रानियों को प्राप्त करने के लिए चिश्ती के ही आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के राय पिथौरा किले पर अपना डेरा डाल दिया। किले के चारों ओर खाई थी। उस खाई को भरने के लिए उसने हजारों भारतीयों को बंदी बनाकर उस खाई को पाट दिया, ताकि अंदर जाने का रास्ता तैयार हो सके। मित्रों, ये सभी वे हिंदू नागरिक गुलाम थे जो दिल्ली आने के बाद बंदी बनाए गए थे उन विदेशी आक्रांताओं द्वारा। ऐसा माना जाता है जब पृथ्वीराज की रानियों ने किले के में प्रवेश के लिए खाइयों पर बने पुलों को तुड़वा दिया, तो जिन खाइयों में यमुना का पानी वेग से बहता था,
तभी कुतुबुद्दीन ने भारतीय बंदियों को उस खाई में भरकर पुल बनाया और हाथियों से दरवाजों को तोड़ने की एक कोशिश की। दरवाजों पर लगी भारी कीलें जब हाथियों को चुभने लगीं, तब कन्नौज के राजा जयचंद्र के एक पुत्र धीरचंद्र को दरवाजे के आगे खड़ा करके हाथी से टक्कर मरवाई गई। हाथी की टक्कर से धीरचंद्र दरवाजे से चिपक कर रह गए। कीलें उनके शरीर से आर पार उनके शरीर में प्रवेश कर गईं और दरवाजा टूट गया। फिर शुरू हुआ कत्लेआम का बीभत्स खेल। पृथ्वीराज की अन्य रानियों तथा उसकी बहन प्रथा ने जौहर कर लिया। दहकती आग में कूद गई हजारों वीरांगनाएं अपने जिस्म को बचाने के लिए, परंतु दुर्भाग्य से संयोगिता दुष्टों के हाथ लग गई। उसे मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इस्लाम में आने का न्योता तक दिया गया और उसके द्वारा इंकार कर देने पर उसको फेंक दिया गया था हजारों तुर्की सैनिकों की हवस का शिकार बनने के लिए। आज दुर्भाग्य से सैकड़ों लोग उसी चिश्ती को पूजते हैं और अजमेर में यह इतिहास बार बार उस बीभत्स दृश्य की याद दिलाता है। यदि बात उस किले राय पिथौड़ा की करें तो मालवीय नगर व साकेत मेट्रो स्टेशन के निकट यह किला केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जगमोहन के कार्यकाल अर्थात 1998 से पहले किला राय पिथौड़ा एक विशाल और उपेक्षित टीले की तरह था। इसके आसपास झुग्गी वासियों के शौचालय के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। अटल सरकार में शहरी विकास मंत्री जगमोहन मल्होत्रा ने इस पूरे टीले को संरक्षित करके इसकी विस्तृत खुदाई का प्रबंध किया था। आप किला राय पिथौड़ा के खुदे हुए परकोटे और दीवारों पर उनके शानदार अवशेषों को आज भी देख सकते हैं। डीडीए के कुतुब गोल्फ कोर्स व लाड़ो सराय से सटा है यह किला। आज पृथ्वीराज चौहान की एक भव्य मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई है और मित्रों आसपास हरे भरे और सुंदर पार्क विकसित किए गए हैं। संरक्षण केंद्र रचनात्मक पुनरुद्धार का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है दिल्ली का यह किला, जहाँ परंपरा व इतिहास को नगरीय व्यवस्था में पिरोया गया है ताकि भीड़ भाड़ व लगातार विस्तार होते शहर में ताजगी व सुकून मिल सके। मालवीय नगर या साकेत मेट्रो स्टेशन से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। गौरी अपनी हत्या से पूर्व अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को दिल्ली पर नियंत्रण हेतु छोड़ तो गया और इसके साथ ही एक अन्य सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो पूर्व की ओर बढ़ा, जहां उसने बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1194 के अंतिम माह में कुतुबुद्दीन ने प्रसिद्ध गढ़वाल वंश के अंतिम स्वतंत्र राजा जयचंद से फिरोजाबाद के पास चंदावर में युद्ध लड़ा। यह युद्ध भी एक भयानक युद्ध था। जयचंद वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। जयचंद की राजधानी कन्नौज थी और जयचंद के विषय में फिर किसी एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। चंदावर जो आगरा और फिरोजाबाद के पास स्थित एक चंबल का मैदान था, यमुना की सहायक नदियों द्वारा बेहद और खतरनाक इलाका माना जाता था। कन्नौज के राजा जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच यहां भयानक युद्ध हुआ। जयचंद यह युद्ध गढ़वाली राजपूती सेना के साथ बहादुरी से लड़ा, लेकिन यहां भी आपसी फूट के कारण और कुतुबुद्दीन के धोखे के कारण उसके द्वारा उसे भी काल के ग्रास में समाना पड़ा। राजधानी कन्नौज की सुरक्षा जयचंद के बड़े पुत्र हरिश्चंद्र के हाथों में सुनियोजित तरीके से थी। शायद गढ़वाली राजपूतों को यह अंदेशा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक चंदावर युद्ध के बाद कन्नौज पर आक्रमण अवश्य करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। शायद तुर्की सेनापति ने कन्नौज के खतरे को भांप लिया था, इसलिए उसने गढ़वालों की पहली राजधानी काशी यानी कि वाराणसी पर हमला बोल दिया। उस समय वाराणसी एक रक्षाहीन शहर थी और फिर लिखा गया विनाश का मंजर। वाराणसी के शहर को बीभत्स रूप से लूटा गया। काशी विश्वनाथ सहित अनेकों मंदिरों को विध्वंसक रूप से तोड़ दिया गया और जिस ज्ञानवापी के ऊपर आज देश के अंदर चर्चा है वो ज्ञानवापी उसी समय पर तोड़ा गया। वो काशी विश्वनाथ का एक मंदिर थी। धन संपदा व स्त्रियों को लूटा गया। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ के मंदिरों से 1400 ऊंट भर के सोने चांदी को गजनी भेजा गया था। कन्नौज अभी तक राजा हरिश्चंद्र के संरक्षण में स्वतंत्र था। राजा हरिश्चंद्र ने ही आगामी वर्षों में काशी के मंदिरों का पुनर्जीर्णोद्धार करा दिया, लेकिन अधिक दिनों तक कन्नौज स्वतंत्र नहीं रह सका। कुतुबुद्दीन ऐबक व मोहम्मद बख्तियार खिलजी की संयुक्त सेनाओं में 1197 में हरिश्चंद्र को हराकर
कन्नौज, जौनपुर और मिर्जापुर पर कब्जा कर लिया और इस तरह गुलाम यानी कि मामलुक वंश की नींव दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग व पंजाब तक पड़ चुकी थी। कब तक रहा जीवित कुतुबुद्दीन, कब तक किया उसने शासन और कितने किए उसने अत्याचार, तोड़े कौन से प्रमुख मंदिर और क्या बनवाए थे कुछ यादगार मॉन्यूमेंट्स, और फिर कौन बना उसका उत्तराधिकारी। खोलेंगे इतिहास की परत दर परत कहानी साक्ष्यों के साथ। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। ऐसी ही अन्य रोचक ऐतिहासिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हम एक प्रश्न आपको हमेशा पूछते हैं और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। आज का प्रश्न है कि गौरी की मृत्यु किसके द्वारा की गई और कब की गई। जवाब दें कमेंट सेक्शन में, आपके जवाब का रहेगा हमें इंतजार। और देते रहें अपने सुझाव ताकि बेहतर दे सकें हम सही इतिहास की जानकारी।